हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से संबंधित एक और नई टॉपिक है आज का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। ये हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी प्रश्नावली नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और जब तक हर एक चीज़ नहीं जान जाएंगे, जैसे कि पहले वाले पार्ट में हमने बताया आपको कि रैखिक समीकरण क्या होता है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, संगत, असंगत, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे रैखिक समीकरण को। ऐसे धीरे धीरे करके हर एक चीज़ जब हम लोग पूरा डिटेल से जान जाएंगे तभी प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली शुरू करना तो बहुत ही आसान है, हम आपको बहुत आसानी से प्रश्नावली का सवाल लगवा सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा, तब आपका बेस खराब होगा, आपकी बेस कमज़ोर होगी। अगर बेस कमज़ोर है तो फिर आप कितने प्रश्नों को लगाओगे, कहीं ना कहीं जाके तो उलझोगे ज़रूर। तो इसलिए क्या है, हमने क्या किया, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं आपके सिलेबस में, सभी प्रकार के प्रश्नों को पहले क्लासिफाइड किया। अब जैसे मान लो पहला प्रकार का प्रश्न आता है कि ग्राफ में कन्वर्ट करो। दूसरा प्रश्न आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाए। तो हम लोग पहले उसको भी डिटेल में जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों को डिटेल में जानेंगे कि तीनों से कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर नया प्रॉब्लम आता है, प्रश्न ये आता है कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, सब पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर एक नई परेशानी आती है कि इबारती प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग वार्तिक प्रश्न कहते हैं। तो परेशानी यहाँ क्या होती है कि वार्तिक प्रश्नों को हम लोग रैखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करें। अगर मान लो हमको रैखिक समीकरण हल करने आ गया, तो जब तक इबारती प्रश्न कन्वर्ट नहीं होंगे इसमें रैखिक समीकरण में, तब तक सॉल्व करना तो मुश्किल है। जैसे आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं कि मान लो पिता पुत्र का इतना गुना है, तो अब हम ये नहीं जान पाते हैं कि इसको रैखिक समीकरण में बदलें तो बदलें कैसे, यहाँ भी हमसे परेशानी आ जाती है। तो इसके लिए भी जितने प्रकार के प्रश्न हैं वार्तिक प्रश्न, सबको इसको भी मैंने क्लासिफाइड कर दिया। जैसे आयु से संबंधित प्रश्न हो गए, उसके बाद भिन्नों से संबंधित प्रश्न हो गए, अंकों से संबंधित प्रश्न हो गए, दूरी समय चाल से संबंधित प्रश्न हो गए, काम समय मजदूरी से संबंधित प्रश्न हो गए। जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं सबको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हर एक की थ्योरी जानेंगे पहले कि इनको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब A to Z चीज़ सीख जाएंगे फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 3.1 कह सकते हो या 3.A भी कह सकते हो। फिर हम लोग यहाँ से अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग A to Z चीज़ जान जाएंगे तो फिर प्रश्नावली लगाना तो बहुत आसान है। इसलिए ये चैप्टर मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पूरी किताब है, और ये आपको हर एक मोड़ पर काम आएगी। चाहे आप 11th में जा कर के मैथ छोड़ दो, 12th में जाओ, कंपटीशन का कोई तैयारी करो, कहीं भी आप जाओगे तो आपको रैखिक समीकरण का सामना करना ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि आपको ये आना ही चाहिए। तो अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे आज की टॉपिक। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूँ आपके इसी खूबसूरत से चैनल में। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक पर। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात और ध्यान से सुनिए, जब भी आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो अपने हाथ में नोटबुक और पेन ज़रूर रखे रहिए, और जो भी चीज़ें ज़रूरी हों सबको लिखते रहिए क्रमवार, जिससे आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा,
जो जीवन में कभी भी आपके काम आएगा। ये नहीं है कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तभी तक काम आएगा, जीवन के हर एक मोड़ पर होगा आपके लिए उपयोगी। टॉपिक है आज का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। इसी को फार्मूलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हो कि ग्राफ में कैसे उसको रूपांतरित करें। इसी को प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ भी कह सकते हो। तो आप किसी भी बोर्ड के हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, यानी CBSE ICSE, आपका कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो, बस वर्ड आपके चेंज हो जाते हैं, कहीं हिंदी कहीं अंग्रेजी में रहता है, लेकिन आइडिया सबका एक जैसा ही होता है। तो फिलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करें रैखिक समीकरण को। तो देखिए, हम पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे रैखिक समीकरण क्या होता है, तो आप उसको तो अब पहचान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं मान लो x + y = 4, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रैखिक समीकरण है, तो आप तो इतना जान गए कि हाँ ये रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि सब पे पावर +1 है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1, ये भी आप जानते हो। x के कोफिशिएंट को a कहते हैं तो 1 हो गया, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं तो उसकी भी वैल्यू 1 है, बीच में चिन्ह प्लस का है तो +1 रहेगा। c की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे -4, क्योंकि इस साइड 0 करना रहता है। तो इतना बात तो आप जान गए। अब अगर इसको हम लोग एक रेखा बनाएं तो कैसे बनेगा, जो कि हम आपको बात पहले बताए थे कि इसको लीनियर क्यों कहते हैं, रैखिक क्यों कहते हैं। तो रैखिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ जब कन्वर्ट होता है तो एक सीधी लाइन बनती है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि ये रैखिक कैसे होता है, कैसे ग्राफ में बदलता है, और फिर आपको कुछ अच्छे सवालों के मदद से समझाएंगे जो कि आपके ही किताबों से संबंधित प्रश्न है, उदाहरण है कहीं ना कहीं के। तो देखिए, आपको कैसे कन्वर्ट करना रहता है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आप लिख लीजिए ताकि भविष्य में कहीं भी आपका कोई भी नुकसान ना होने पाए। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है ग्राफ बनाते समय, वो पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि केवल एक ही वेरिएबल विदाउट कोफिशिएंट एक पक्ष में होना चाहिए। पहली चीज़ क्या रखना है दिमाग में, केवल एक ही चर राशि बिना गुणांक, या इसको कह सकते हो केवल एक गुणांक, मतलब उसका गुणांक होना चाहिए केवल एक गुणांक के साथ एक ही एक पक्ष में होना चाहिए। बहुत ही मेन पॉइंट है ये। क्या है कि आपको करना क्या है, एक ही चर राशि, केवल एक ही, उसको एक पक्ष में रखना, बाकी A to Z चीज़ कहाँ रख देना है, दूसरे साइड में। जैसे अभी मैंने लिखा था x + y = 4, तो आपको करना क्या है, x को या फिर y को एक पक्ष में रखना है, लेफ्ट हैंड में मान लो या फिर राइट हैंड में कहीं भी। तो मान लो हम यहाँ पे x को इस पार रखें तो y हमारा उस पार चला जाएगा, तो ये होगा 4 - y। आपको ऐसे करना है, एक पक्ष में केवल एक ही चर राशि बचानी है, और वो भी उसका गुणांक कुछ ना हो या केवल एक हो, कुछ नहीं मतलब एक तो रहता ही है। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, या कह सकते हैं +1, मतलब इधर अगर माइनस है तो माइनस को भी हटा लेना। आई बात समझ में? जैसे अगर हम कहें 2x - 3y = 8 है मान लो। अब अगर आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको कैसे लिखोगे,
किसी एक को इस साइड रोक लेना। जैसे मान लो हम 2x को इस साइड रोक लेते हैं तो 3y उस साइड चला जाएगा तो होगा ये 8 + 3y। अब 2 की मल्टीप्लाई है तो उस साइड डिवाइड करेगा सब में एक साथ तो होगा ये 8 + 3y/2। तो ऐसे हो जाएगा। या मान लो हम लोग 3y को इस साइड रोक लें तो 2x उस साइड जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह है तो उस साइड जाके नेगेटिव होगा तो होगा ये 8 - 2x। अब क्या होगा, इधर जो -3 है उस साइड ले जाके डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा 8 - 2x/-3। तो आप चाहे इसको ऐसा लिख लो या फिर इसी को ऐसा लिख लो। बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि एक पक्ष में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो भी उसका गुणांक पॉजिटिव। जैसे मान लो अगर हम केवल 3 को डिवाइड करते तो इधर -y रहता, ऐसा हमको नहीं करना है। और एक चीज़ जो वो तो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आपको सवाल लगाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, वो क्या है कि अगर मान लो यहाँ जो गुणांक है उनमें से एक सम एक विषम हो, जैसे यहाँ 3 विषम संख्या है, यहाँ 2 सम संख्या, तो हमेशा आपको करना क्या है कि यहाँ जब आप पक्षांतर कर रहे हो, एक पक्ष को इधर दूसरे पक्ष को उधर, तो सबसे ज़्यादा नोटिस उस पर कीजिए कि विषम संख्या को दूसरे साइड कर दीजिए तुरंत। विषम संख्या वाले टर्म को दूसरे साइड कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट रखना है और उसके बाद सारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ क्या रखेंगे, और अगर दोनों विषम है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक सम एक विषम है तो अक्सर विषम को उस साइड करके आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या वाले पद को पहले पक्षांतर करना है या पहले पक्षांतर करना चाहिए। ये हो गया 2 पॉइंट, बहुत ही कंपलसरी। पहला क्या है, केवल एक ही वेरिएबल को एक पक्ष में रखना है। दूसरा क्या है, अगर मान लो गुणांक में सम विषम हो, किसी का गुणांक सम हो किसी का विषम हो, तो फायदा किस में होता है, विषम को दूसरे साइड करने में। विषम जो गुणांक वाली पद होती है उसको दूसरे साइड करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है और सम वाले को अकेला को छोड़ने में फ़ायदा होता है। अभी हम करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे अभी लिखा गया कि मान लो x इक्वल कुछ भी हो, मान लो जैसे 3y + 8y मान लो 2 हो, कुछ भी हो, तो अब यहाँ क्या होगा, y की वैल्यू पर x की वैल्यू डिपेंड होगी। ये बात जाने रहना, जो सिंगल होता है वो डिपेंड होता है दूसरे वाले पर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x डिपेंड्स या वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन y। आई बात समझ में, ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का मान y पर निर्भर करता है। वहीं अगर मान लो लिखा रहता y = 3x, तो यहाँ क्या था, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग कम ज़्यादा करते तो y की वैल्यू चेंज हो जाती। तो जब ग्राफ कन्वर्ट करेंगे तो अगर इस साइड जो रहेगा, इस साइड जो भी चर राशि रहेगी, पहले उसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका अपने आप आ जाएगा। आई बात समझ में। तो कैसे रखना है अब वो भी देखो, और कितनी वैल्यू रखनी है वो भी। तो जब आपको ग्राफ बनाना हो तो आप अपने ग्राफ के पेज की लंबाई चौड़ाई ध्यान में रखें। जैसे मान लो कि ग्राफ में इस साइड मान लो अगर 10 खाने हैं, इस साइड 20 हैं, तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 खाने इधर ले लो और ऊपर मतलब मुश्किल से 10 से 12, ज़्यादा खाने नहीं करना है। और केवल कम से कम आप 2 पॉइंट ले सकते हो, यानी y की या x की कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ बनेगा। और 2 से अधिक वैल्यू पर आपका ग्राफ और बेहतर बनेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3 रखो, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने का चांस ना हो।
क्योंकि होता क्या, मान लो आप 2 वैल्यू लेते हो तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे और 2 पॉइंट से एक सीधी रेखा जाएगी, तो आपको होगी कि आपकी चीज़ सही है। हो सकता है आपने वैल्यू फाइंड करने में कहीं गलती की हो और जब आप तीसरा ले लो तो मान लो तीसरा कहीं और जाए, तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा जो कि एक सीधी लाइन नहीं होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप वैल्यू किस प्रकार से रख रहे हो, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 वैल्यू एक एक वेरिएबल की रखनी ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी इक्वेशन को किसी ग्राफ में। तो ये चीज़ लिखे रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। मिटा रहा हूँ अब इसको मैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं, मान लो x, पहला एकदम सिंपल ले लेते हैं, x + y = 4 है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसको एक लाइन खींच के दिखाना कि कैसे बनेगा। तो सिंपल में करना क्या है, आपको केवल एक ही वेरिएबल एक साइड लेना है। तो मान लो हम x को इस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा 4 - y हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। कम से कम कितनी वैल्यू लेना है आपको, 3 वैल्यू, 2 मत लेना, 3 लेना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है, हो गया। एक में x लिख देना, एक में y लिख देना। अब आप कहोगे ऊपर y लिख दें नीचे x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ बताओ y पे डिपेंड करता है x, जब y की वैल्यू चेंज करेंगे तो x बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग y की जगह कुछ रख के देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में प्लस में कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपका कोई, जैसे मान लो यहाँ हम रख दें 20 तो आएगा -16। अब मान लो ग्राफ में उतनी लंबी जगह नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, मतलब छोटे अंकों के रेंज में ही इसको रखे रहना। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं y की जगह पे 0, तो जब y की जगह पे 0 रखे तो x की जगह पे कितना आएगा 4, यहाँ 0 रखोगे तो 4 - 0 4 आएगा। मान लो y की जगह पे 4 रख दिया तो 4 - 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो y की जगह पे 2 रख दिया तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड करने कुछ भी, जैसे मान लो y की जगह पे 1 रखा तो x की जगह पे 3 आएगा, y की जगह पे -1 रखा तो 5 आएगा, -2 रखेंगे तो 6 आएगा। तो ऐसी वैल्यू आपको रखनी है। अब उसके बाद अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एक को A पॉइंट नाम दे देंगे, एक को B पॉइंट नाम दे देंगे, एक को C। आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, ये वाला काम करना है, क्योंकि अभी आपको बहुत जल्द पढ़ना है सरल रेखा या निर्देशांक ज्यामिति, तो वहाँ भी ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी आपको। तो चलिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 अक्ष बनाएंगे अपने ग्राफ की कापी पर, एक ही x हो गया और दूसरा हो गया y। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 कहा तो हम लोग 5 तक बना लेते हैं, 3 हो गया, 4 5 ऐसे जाएगा, ये 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। इधर भी 1 2 3 4 5। ये ग्राफ में आपको बन के मिलता है ऐसे बॉक्स टाइप, तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी। और अगर आपको सिंपल पेज पे बनाना है तो ऐसे आपको करना होगा। यहाँ एंगल 90 डिग्री रहता है हरदम x और y के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमको x पे 4 तक जाना है और y पे 0 तक। ये पहला काम करना है a के लिए, x पे 4 तक और y पे 0। तो x पे 4 जाना, 1 2 3 4 यहाँ आना है, और उसके बाद y पे 0 जाना है, मतलब y पे उठना ही नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा a हो गया। फिर दूसरे के लिए क्या करना, x पे 0 रहना, y पे 4 चले जाना। तो y पे 4 1 2 3 4 यहाँ रहना, और x पे 0 चलना है, मतलब x पे चलना ही नहीं है। फिर क्या है, x पे 2 चलना, y पे 2, तो x पे 2 इस साइड हो गया, और y पे अब यहाँ से 2 जाना है, तो ये 2 यहाँ पे है y का, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये हो गया B और ये हो गया C। करना क्या है, इसको मिला देना, और देखिए ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है,
तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? कैसे करना है, एक वेरिएबल को मतलब एक पूरे टर्म को दूसरे साइड करना, एक साइड में केवल एक ही वेरिएबल बचाना है, वो भी गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए, +1। फिर करेंगे क्या, इस साइड रखेंगे वैल्यू तो इस साइड की वैल्यू आने लगेगी। वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे कोई भी वैल्यू 8-10 से ज़्यादा बड़ी ना होने पाए। बड़ी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन परेशानी तो होगी। अगर आपका ग्राफ का पेज छोटा बड़ा है तो आप मान लो अब अगर इधर 20 लेना रहता तो 1 2 3 4 5 6, अभी 14 बनाना रहता तो हम कहाँ तक जाते। तो हमेशा करना क्या है कि ऐसे छोटी चीज़ें मतलब छोटे छोटे अंकों को ले करके ही ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो यह है, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। देखो दोनों में एक एक बार 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो जब भी आप वैल्यू फाइंड करना तो कोशिश करना कि कम से कम 2 बार तो 0 पा जाए। मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख के ट्राई मार लेना। जैसे मान लो यहाँ पे हम 0 रखे तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, फिर इसको 4 रखे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसे कम से कम कोशिश करना, कोई भी अंक रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 वाला आपको बहुत फ़ायदा देता है। देखो 0 के लिए आपको अच्छ पे ही रहना है, तो 2 पॉइंट तो आपको फ्री में मिल गए, उसके बाद तीसरा आपको खोजना रहेगा। तो कोशिश करना कि अगर ये 0 वाली चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आपका ग्राफ और भी ज़्यादा बेहतर बन सकता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कैसे हमको लगाना है। जैसे दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, मान लो 3x + 2y = 8, इसको ले लेते हैं। अब इसको आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, मैंने क्या कहा कि केवल एक ही वेरिएबल एक साइड कर दो, बाकी एक पूरा टर्म ही दूसरे साइड कर दो। तो देखो कुल 2 ऑप्शन है आपके पास। एक क्या कर सकते हो, 3x को इस साइड करो और 2y को उस साइड करोगे तो ये जाके हो जाएगा -2y। अब 75 करना तो आपको आता है, कैसे एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाते हैं। नहीं आ रहा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। तो मान लो 2y को उस साइड कर दिए तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे 3 का गुणा है, उस साइड जाके सबसे भाग कर देगा तो ये होगा 8 - 2y। दूसरा इसका रूप क्या होगा, 2y को इस साइड रखो तो 3x उस साइड जाएगा तो होगा ये 8 - 3x। y इक्वल होगा 8 - 3x/2। अब कौन ज़्यादा उपयोगी है, ये बात, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है ग्राफ बनाने में या इससे ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा? तो हमेशा फ़ायदा इससे होगा। अभी हम आपको बात बता चुके कि जब गुणांक सम और विषम हो तो हमेशा इस साइड सम वाले को ही रखे रहना, इस साइड इवन नंबर का कोफिशिएंट इस साइड रखे रहोगे, फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे, सम विषम कुछ भी आएगा तो वो सम संख्या यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो ये यहाँ पे 3 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड हो। जैसे मान लो हम y की वैल्यू 2 रखें तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और 4 में 3 से भाग ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको पॉइंट खोजने में यानी 4/3 अब हम ग्राफ में कहाँ खोजेंगे, तो ये परेशानी हो जाएगी। तो हमेशा करना क्या है कि इस साइड सम वाले को रखना, विषम वाले को उस साइड कर देना और फिर सम वाले का गुणांक जैसे ही नीचे पहुँचेगा तो सबको डिवाइड कर ले जाएगा वो। तो आप यहाँ पे कोई भी अंक रखोगे तो पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे प्रश्न हल करेंगे, उससे नहीं। 8 - 3x/2 वैसे उससे भी आएगा, ये नहीं कि इसी से आएगा, किसी से भी आ जाएगा, लेकिन इससे आसानी से आ जाएगा। आपका समय बचाएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको समय भी तो ध्यान में रखना रहता है। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, कम से कम 3 पॉइंट लेना, 2 नहीं, कम से कम कितने, 3 पॉइंट। एक में x को रख देना, एक में y को रख देना। अब यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा y, x की वैल्यू रखोगे y चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हम x की वैल्यू, अभी वो 0 वाला हिसाब किताब बताए थे, देखो मान लो x की वैल्यू क्या कर दिए 0, तो 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा
8 में से 0 जाएगा 0 और 8 में से 0 जाएगा 8 आएगा और 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। x की वैल्यू रख रहे हैं, y की आ रही है। अब उसके बाद देखो क्या हम लोग y को 0 रख के कुछ पा सकते हैं। तो y को जब 0 रखोगे तो के इस साइड गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे देखो कैसे करना, मान लो y को हम लोग 0 कर दिए तो होगा ये 8 - 3x/2। इस साइड आके गुणा होकर 0 हो जाएगा 8 - 3x, तो इधर 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -3x, तो x इक्वल हो जाएगा 8/3। इसका मतलब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि 8/3 हम खोजेंगे कहाँ। तो इसलिए क्या किए, कम से कम एक तो मिल गया। तो ऐसे ही प्रयास में रहना, बाकी कोई भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम 2 लिखे, x की वैल्यू 2, तो 2 यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। 8 में से 6 जाएगा 2 होगा और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। कैसे हुआ देखो, 8 - 3 × 2 बराबर 8 - 6/2 नीचे है, यानी 2/2 माने 1, ऐसे हो गया। अब एक वैल्यू और कोई भी ले लो, कुछ भी। चलो इस बार माइनस में लेके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे माइनस में ले लिया, माइनस में 2, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 6 - 8 = 14, 14/2 मतलब 7। तो आप माइनस प्लस किसी में भी लेना, बस देखना अंक बड़ा ना होने पाए बस। तो अब फिर से यहाँ क्या बनाएंगे, इस साइड हो गया x, इस साइड हो गया y। इधर वाले को x डैश कहते हैं, इधर वाले को y डैश कहते हैं। तो एक हो गया a पॉइंट, एक हो गया b पॉइंट, एक हो गया c पॉइंट। a वाले पे क्या करना है, पहले पॉइंट बना लेते हैं। मैक्सिमम y पे 7 है तो 7 बना दो, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी बना सकते हो कहीं तक भी। अब यहाँ x की वैल्यू मतलब 2 ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 तक ही चलता, तब भी ठीक था। इधर माइनस में आना है ना, तो माइनस वाला भी बना लेना। ऐसे पहले क्या करना है, x पे 0 y पे 4, तो x पे 0 रहना, y पे 4 चले जाना। ये 1 2 3 4, पहला पॉइंट मिल गया a। दूसरा x पे 2 और y पे 1, x पे 2 रहना है और y पे 1, ये मिल गया। तीसरा क्या करना है, x पे -2 रहना है, x पे -2 कहाँ है, इस साइड, और y पे जाना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहाँ आएगा, ये इस साइड हो गया। x पे -2 और y पे 7 चले जाना, तो -2 के बाद ये y पे 7 यहाँ हो गया। अब ये वाला पॉइंट हो गया C और 2 1 वाला पॉइंट हो गया B, सबको मिला देना तो आपकी बन जाएगी एक सीधी सी लाइन। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे हमको ग्राफ में बदलना है किसी रैखिक समीकरण को। और देखो इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते थे, क्योंकि इसको जब कन्वर्ट करोगे तो तुरंत एक रेखा बन जाती है और वो रेखा बिल्कुल एक सीधी लाइन बनती है, तो इसलिए इसको रैखिक भी कहते हैं। रैखिक का पहचान क्या था कि इस पर डिग्री +1 होती है। अब आइए हम लेके चलते हैं आपको ऐसे प्रश्नों पर जहाँ पे आपको 2 दिए रहते हैं, 2 इक्वेशन, और कहता है कि इन दोनों को ग्राफ विधि से हल करो। तो ग्राफ विधि से हल करो या फिर आलेखी विधि से हल करो या फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, कुछ भी कहेगा, तो आपको ग्राफ ही बनाना है। तीसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8। इसे आपको हल करना है ग्राफ विधि से। तो हल करना है मतलब दोनों का अलग अलग ग्राफ खींचना है। तो 2 लाइन बनेंगी, लाइन जहाँ कट होंगी वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा। या मान लो यही देके आपसे पूछता कि रेखाएं समपाती, समांतर या फिर प्रतिच्छेदी होंगी, तो आपको सिंपल में लाइन खींच देना और देख के तो पता ही चल जाएगा। या मान लो आपसे पूछता कि इन दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन संगत होगा कि असंगत, तो असंगत जानते हो सिर्फ समांतर को कहते हैं, बाकी प्रतिच्छेदी समपाती को संगत कहते हैं। तो आपको मतलब ग्राफ बना के ही देखना है। तो करेंगे क्या, हर एक के लिए पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे और फिर हर एक का ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता। तो चलो 2x + 3y = 2 को पहले देखते हैं।
2x + 3y = 2। हमने आपको क्या बताया, सम संख्या वाले को एक साइड रोकना, विषम को दूसरी तरफ कर देना। तो यहाँ क्या होगा, 2x = 2 - 3y, तो यहाँ से x इक्वल होगा 2 - 3y/2। अब इसका बनाएंगे एक बॉक्स बनाएंगे। कम से कम कितनी वैल्यू रखोगे, 3। हाँ, 3 से कम मत रखना, नहीं तो हो सकता है कि आप कहीं गलत कर दो तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। y पे डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू, मतलब y का मान रखेंगे x आएगा। तो चलो पहले y को हम लोग 0 करते हैं। तो 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा। कैसे हुआ देखो, यहाँ 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, और 2/2 मतलब 1 हो गया। फिर अब क्या हुआ देखो, कोई और वैल्यू रखो, जैसे मान लो 1 रखते हैं y की वैल्यू। 1 रखा, 3 करने में 3, तो -3 में से 2 घटाएंगे -1 होगा। अब -1/2 हो गया, मतलब आधा हो गया। तो हम लोग पूरा अंक लेने का प्रयास कर रहे हैं। चलो इसको छोड़ो, 2 ले लो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा -4, और -4 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा -2। अब 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर से 3.5 वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो 4 रख लेते हैं, 4 3 12, 12 में से 2 जाएगा -10, और -10 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा -5। ऐसी आपको वैल्यू रखनी है। अब इसको भी ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये होगा x = 8 + 2y, क्योंकि -2y उस साइड जाके +2y हो जाएगा। इधर +1 का कोफिशिएंट वाला टर्म रखना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आप 2y को भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आसानी से आएगा। फिर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। कम से कम कितनी वैल्यू फाइंड करेंगे, 3। हाँ, ये बात दिमाग में रहे। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। y की जगह कुछ भी रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि y पे डिपेंड है x। चलो y की वैल्यू मान लो हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ आप कुछ भी रखोगे तो बढ़ने लगेगा। मान लो 1 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ माइनस रख के ट्राई मारेंगे। जैसे यहाँ पे रख दिया -1, तो माइनस हो जाएगा 2, और 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6। -2 रख के देखो तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा। -4 रख दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 8 में से 8 जाएगा 0। ऐसे आप कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे प्लस ले लेते तो 4 दूनी 8, 8 16 हो जाता। 3 रखो, 3 दूनी 6, 8 14 हो जाता। तो यहाँ पे -3 भी लिया जा सकता है कि 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा 2 भी, लेकिन हमने कहा एक 0 वाला खोज के रखे रहना तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले बनाते हैं ग्राफ। ये बॉक्स यहाँ बना देते हैं। छः 4 0 -4 -2 -1, ये x और ये y। अब ग्राफ बनाओ। ऐसे यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। करना क्या है, पहले यहाँ पे देखो x की वैल्यू -5 तक आ रही है, तो 1 2 3 4 5। y की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो 4 तक ये हो गया। 1 2 3 4, मान लो 5 ले लिए। यहाँ पे देखो x की वैल्यू प्लस में 6 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। फिर y की वैल्यू नेगेटिव में -4 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 ले लिया। ये नीचे y डैश हो गया, इधर x डैश, वो भी लिख सकते हो। तो पहला x पे 1 y पे 0 करना है, x पे 1 y पे 0, मतलब यही रहना है। फिर x पे -2 y पे 2 आना है, x पे -2 इधर आना है, और y पे 2 चलना है, मतलब प्लस में चलना है। ये हो गया। x पे -5 आना, 1 2 3 4 5 यहाँ, और y पे +4 चलना, 1 2 3 4। ये हो गया। इसको मिला दो, ये हो गया इसका ग्राफ। अब इसको बनाओ,
दूसरे वाले को मतलब x इक्वल 8 + 2y या x - 2y = 8 का ग्राफ कैसे बनेगा। x पे 6 और y पे -1 चलना, तो x पे +6 1 2 3 4 5 6, y पे -1 तो -1 ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट। फिर क्या हो गया, x पे 4 लेना है, y पे -2, तो x पे 4 1 2 3 4, y पे -2 तो -2 तो यहाँ है, ये हो गया। x पे 0 लेना है, यही है, y पे -4 चलना है, 1 2 3 4, ये हो गया 3 पॉइंट। अब इसको मिला दो, देखो ये मिल गया, और जब इसको बढ़ाओगे तो वो इसको काटता हुआ निकल जाएगा। अब देखो ये पूरी एक लाइन और वो पूरी एक लाइन कहीं जाके कट रही, तो जहाँ जाके कटती है वहीं पे उसका आता है जवाब। तो मान लो इस प्रश्न को दे के पूछता संगत है कि असंगत, तो कहते संगत। इसी प्रश्न को दे के पूछता समांतर संपाती प्रतिच्छेदी, तो कहते प्रतिच्छेदी। इसी प्रश्न को दे के पूछता कि हल अनंत होंगे, केवल एक होगा या कोई नहीं, तो यहाँ केवल एक ही हल होगा क्योंकि कट रहा है। अच्छा, ये जहाँ कट रहा है इसकी वैल्यू कितनी है ये हमको फाइंड करना, तो ज़रा देखो। अच्छा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो जरा, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, तो होगा ये 4 - 2। देखो क्या 4 - 2 इस पे भी है, तो x पे 4 लेना और y पे -2, तो जहाँ जब -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, और 6 2 8, 8 का आधा 4 होगा, यानी सही आया। जब हम लोग y की वैल्यू -2 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 4 - 2 इस समीकरण के ग्राफ में भी है और 4 - 2 इस समीकरण के ग्राफ में भी है, तो जो पॉइंट दोनों के ग्राफ में होता है वहीं पे आके रेखाएं कटती हैं। और आपने यहाँ देखा भी कि जो पॉइंट दोनों में कॉमन है वहीं आके कट हो गया, तो जहाँ कट होता है वहीं उसका जवाब भी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आया कि कैसे हम लोग दिए हुए समीकरण को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं।